नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत सुबह 7 बजे के हेडलाइंस के साथ। विजय माल्या का इस्तीफा राज्यसभा सभापति ने किया अस्वीकार। नियम 213 के तहत त्यागपत्र प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं। आचार समिति आज सदन में पेश करेगी रिपोर्ट। अगुस्ता वेस्टलैंड मामले पर राज्यसभा में आज अल्पकालिक चर्चा। रक्षा मंत्री देंगे जवाब। पार्टी की रणनीति पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की बैठक। डीजल टैक्सियों को चरणबद्ध तरीके से हटाएगी दिल्ली सरकार। योजना पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का दिया वक्त। गुरुवार को होगी सुनवाई। जैसलमेर में पारा 52 के पार। लू से तेलंगाना और केरल में 51 की मौत। पश्चिम बंगाल शिमला में बारिश से राहत। सूखे से महोबा में पान की खेती पर संकट। अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज। विदेश मंत्रालय का बयान, अमेरिका भारत के संविधान समाज को सही तरीके से समझने में विफल। आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। राज्यसभा सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मंगलवार को किंगफिशर के मालिक और शराब कारोबारी विजय माल्या का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। प्रक्रियागत आधार पर माल्या का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। राज्यसभा महासचिव शमशेर के शरीफ ने माल्या को लिखा है कि उनका त्यागपत्र प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं है और इस पर वास्तविक हस्ताक्षर नहीं है। राज्यसभा महासचिव के मुताबिक राज्यसभा प्रक्रियाओं के नियम 213 के अनुरूप त्यागपत्र स्वेच्छापूर्ण और वास्तविक होना चाहिए। इससे पहले कल राज्यसभा की आचार समिति की बैठक में भी विजय माल्या से जुड़े मसले पर चर्चा हुई। समिति के अध्यक्ष कर्ण सिंह ने बैठक में सर्वसम्मति से फैसला होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि इस बारे में आज राज्यसभा में जानकारी दी जाएगी। कर्ण सिंह इस मसले पर आचार समिति के 10वें प्रतिवेदन को सदन में पेश करेंगे। अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर आज राज्यसभा में चर्चा होगी और चर्चा के बाद रक्षा मंत्री जवाब देंगे। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले से अपना नाम जोड़े जाने पर कहा कि उन पर हमेशा आरोप लगते रहते हैं। उधर सीबीआई ने लगातार दूसरे दिन मंगलवार को पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से पूछताछ की। राज्यसभा में बुधवार को वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर बयान देंगे। रक्षा मंत्री सौदे से जुड़े तथ्यों और जांच की प्रगति के बारे में बताएंगे। लोकसभा में इस पर शुक्रवार को बहस होगी। गवर्नमेंट इज ऑल्सो कीन बिकॉज इट्स ए मैटर कंसर्निंग द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, सेकेंडरी कंसर्निंग a dirty scam that has taken place during the earlier regime and also no action was taken by the earlier regime. वहीं बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद अब पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी को निशाना बनाया है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने सौदे में शामिल बिचौलिए और राहुल गांधी के एक सहयोगी के संबंधों की जांच की मांग की है। इसी प्रकार से तो मैं जानना चाहता हूं ये सब चीजें एक बार समाज के सामने आए और इसीलिए मैंने संसद में इस संबंध में नोटिस दी है। इस आरोप पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वो इससे खुश हैं क्योंकि उन्हें हमेशा निशाना बनाया जाता है। पार्टी ने कहा कि ऐसे गलत आरोपों का जवाब जनता देगी। गांधी फैमिली को कोई खत्म नहीं कर सकता और ऐसे कितने भी बीजेपी के नेता लोग बात करने दो, कुछ होने वाला नहीं है। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से लगातार दूसरे दिन सीबीआई ने पूछताछ की। उनसे बिचौलिए से कथित संबंध, इटली की यात्रा और तकनीकी मानकों में बदलाव जैसे सवाल पूछे गए। त्यागी से सोमवार को भी करीब 10 घंटे पूछताछ हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच अगुस्ता वेस्टलैंड पर राज्यसभा में चर्चा से पहले कल शाम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करके सदन में अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा की। इससे पहले ही पार्टी प्रवक्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कर दिया था कि कांग्रेस इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा चाहती है ताकि मामले पर पार्टी के रुख को साफ किया जा सके। राज्यसभा में पार्टी नेता ए के एंटनी, आनंद शर्मा और अभिषेक मनु सिंह भी चर्चा के दौरान कांग्रेस के मुख्य वक्ता होंगे। आज सुबह 10 बजे भी इस मसले पर 10 जनपद पर पार्टी के आला नेताओं के साथ सोनिया गांधी चर्चा करेंगी। गृह मंत्रालय पर संसद की स्थायी समिति ने पठानकोट हमले रोकने में नाकाम रहने के लिए सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। समिति ने पठानकोट एयरबेस को असुरक्षित बताते हुए सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा है।
समिति ने कहा कि देश की आतंकवाद निरोधक प्रणाली में कुछ गंभीर खामियां हैं। पठानकोट हमले की गहराई से पड़ताल करने वाली गृह मंत्रालय की संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट मंगलवार को राज्यसभा में रखी गई। समिति ने माना कि पठानकोट एयरबेस पर हमले में जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था और हमलावरों को इस्लामाबाद की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों का समर्थन हासिल था। समिति ने कहा कि खुफिया जानकारी के बाद भी सुरक्षा एजेंसियां खतरे का पता लगाकर इससे तेजी से निपट नहीं सकी। समिति के मुताबिक एयरबेस की सुरक्षा आज भी चाक चौबंद नहीं है। एक तो सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट था वो उसमें बहुत गलत था। दूसरा चीज है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पठानकोट, मालूम होता है उनका जो एक्टिविटीज था वेरी ससेप्टेबल है। तो इसी का ऊपर थोड़ा फ्रेश इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। रिपोर्ट में पाकिस्तान के जांच दल को पठानकोट एयरबेस जाने की अनुमति देने पर भी सवाल उठाए गए हैं। एयरबेस का दौरा करने वाली समिति ने सीमा पर बाड़ लगाने और गश्त बढ़ाने की सिफारिश की है। साथ ही पुलिस आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया है। It requires the thorough changes of the infrastructure of the police forces in the countries. The committee has said it very clearly. The government of India should allot huge amount of money for the modernization of the police force. सरकार ने समिति की रिपोर्ट पर गंभीरता से विचार करने और सुरक्षा को और मजबूत करने का भरोसा दिलाया है। कुछ कमेंट्स आया है सिक्योरिटी के मामले में, जितने भी घटनाएं आए हैं वो अच्छा है, क्योंकि वो जो सही चीज को उन्होंने कमेंट्स किया है तो उसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं। पार्लियामेंट का जो कोई भी रिपोर्ट होता है उसको तो हम गहराई से अध्ययन भी करते हैं और उसको हम लोग क्रियान्वित भी करते हैं। 2 जनवरी को आतंकियों ने एयरबेस पर हमला कर दिया था। 3 दिन चले ऑपरेशन में सभी आतंकी मारे गए, लेकिन सेना को 7 जवान भी खोने पड़े। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में कल स्वास्थ्य मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई। चर्चा में 21 सांसदों ने भाग लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को सरकार के कामकाज के ब्यौरे के साथ नए कदमों की जानकारी भी दी। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों की दिशा में कदम उठा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 35 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और मेडिकल की सीट भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने मेडिकल काउंसिल के कामकाज पर निगरानी के लिए बनी समिति के बारे में भी जानकारी दी। यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है, क्योंकि यूसी भेजना और टाइम पर यूटिलाइजेशन होना, कैपेसिटी डेवलप करना, उसकी आवश्यकता है। बजट में कोई कमी नहीं है। चर्चा की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और समाजवादी पार्टी के सांसद रवि प्रकाश वर्मा ने की। दोनों नेताओं ने एनआरएचएम का मसला उठाया। अगर ये हमारे जो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूपीए 1 यूपीए 2 में शुरू हुआ, हॉस्पिटल्स का, कैंसर इंस्टीट्यूट्स का, हम इसको अगर दिन रात करके तैयार करें और इन हॉस्पिटल्स में हम मुफ्त दे दें सब चीजें, तो किसी को इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे अनुरोध होगा। कितने लोग गांव में कौन इंश्योरेंस करेगा, कहां इंश्योरेंस ढूंढता रहेगा। जहां भी कहीं हमारे हॉस्पिटल हैं वहां पर पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स मैंडेटरी होने चाहिए। एक आदमी रहे जो जनता से लगातार टच में रखे। वहीं बीजेपी सांसद मेघराज जैन और वामपंथी पार्टियों ने मेडिकल काउंसिल में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। जहां तक डॉक्टरों की कमी का सवाल है, मैं मूल बात जो कहना चाहता हूं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं पर उनको मान्यता नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ पर एक मेडिकल काउंसिल बनी हुई है, वो जब तक उनको पैसा न दिया जाए वो भ्रष्टाचार का अड्डा है मेडिकल काउंसिल। वास्ट नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस, द एडमिशन इटसेल्फ इज करप्ट। So I think the government has to take a position in all these things in the health system. इसके अलावा भी कई सांसदों ने बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर सरकार का ध्यान खींचा। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से उत्तराखंड विधानसभा में न्यायालय की देखरेख में शक्ति परीक्षण की संभावनाओं का पता लगाने को कहा है। इस मसले पर कल शीर्ष अदालत ने सुनवाई आज तक के लिए टाल दी थी। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, लेकिन कोर्ट ने फिर से उसकी निगरानी में विधानसभा में शक्ति परीक्षण करवाने पर राय मांगी। बेंच ने स्पष्ट रूप से एक प्रश्न उठाया था कि थोड़े इंस्ट्रक्शंस ले लीजिए, बताइए सोच क्या है कि कभी ना कभी तो एक फ्लो टेस्ट होना है, तो इस पे सरकार के क्या विचार है। लेकिन सुनवाई तो होनी है, आज सुनवाई हुई नहीं, तो ये प्रश्न एक रूप से
उन्होंने सिर्फ उसको एक दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को उत्तराखंड हाई कोर्ट के राष्ट्रपति शासन हटाने के आदेश पर रोक लगा दी थी। अदालत ने केंद्र से 7 सवाल पूछे थे। उधर सोमवार को उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के निलंबित विधायक भीमलाल आर्य की सदस्यता खत्म करने की याचिका खारिज कर दी। व्हिप के उल्लंघन पर इनकी सदस्यता समाप्त की जाए तो वो की नहीं गई स्पीकर साहब द्वारा। दोहरे मापदंड दिखाए गए, परंतु वो अब टेक्निकली हमारे विधायक हैं, हम अब 28 हैं। बीजेपी ने दल बदल कानून के तहत आर्य की सदस्यता खत्म किए जाने की मांग की थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किए गए। नैनीताल हाईकोर्ट में बागी विधायकों की विधानसभा सदस्यता खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिका पर 9 मई को सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल में आखिरी दौर के लिए कल वोटिंग होनी है। इस दौर की 25 सीटों पर कुल 170 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मंगलवार शाम प्रचार थमने के बाद उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मतदान प्रक्रिया आखिरी दौर में पहुंच गई है। मंगलवार शाम प्रचार थमने के बाद नेताओं का घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौर में 2 जिलों की 25 सीटों पर मतदान होना है। इसमें पूर्वी मिदनापुर की 16 और कूच बिहार जिले की 9 सीटें शामिल हैं। कूच बिहार में कुल 67 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 12 निर्दलीय हैं। पूर्वी मिदनापुर में 12 निर्दलीय समेत 103 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। सुरक्षा का मसला हर दौर में चुनाव आयोग की प्राथमिकता रहा है, लिहाजा आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की तैनाती के साथ ही राज्य पुलिस और होमगार्ड के जवान भी मुस्तैद रहेंगे। 36 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना वोट देंगे, तो उसके लिए हमारे सारे इंतजाम हो चुके हैं। पोलिंग पार्टीज का कल डिस्पैच होना है, उसके लिए हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में हमारी व्यवस्था हो चुकी है। सारे मटेरियल्स रेडी है। ईवीएम मशीन्स चेक होके कमीशन हो चुके हैं। इस दौर में सभी सीटें सियासी लिहाज से अहम हैं, लिहाजा सबकी नजरें नंदीग्राम सीट पर होंगी, जहां ममता बनर्जी के करीबी और तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद शुभेंदु अधिकारी मैदान में हैं। वाम दलों और कांग्रेस के गठबंधन के तहत सीपीआई के अब्दुल कबीर शेख को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी और दूसरे दल भी यहां एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। छठा दौर पूरा होते ही सबकी नजरें 19 मई पर टिक जाएंगी, जब वोटों की गिनती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली एनसीआर में डीजल कैप पर प्रतिबंध लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 2 दिन का समय और दिया है। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी। इससे पहले प्रतिबंध लगाने के खिलाफ दिल्ली सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि उसे रोड मैप तैयार करने के लिए और समय चाहिए। इधर फैसले के खिलाफ डीजल टैक्सी वालों ने मंगलवार को दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन किए। टैक्सी चालकों ने डीएनडी, महिपालपुर, रिंग रोड और धौला कुआं समेत कई जगह रास्ता जाम कर दिया। बढ़ते प्रदूषण की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में डीजल टैक्सियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। पहले यह फैसला 31 मार्च से लागू होना था, हालांकि बाद में 30 अप्रैल तक की छूट दे दी गई। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इस समय उसके मुताबिक दिल्ली में करीब 60,000 टैक्सियां रजिस्टर्ड हैं और उनमें से 27,000 डीजल से चलने वाली हैं। और खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। और अब खबरें सूखे, जल संकट और गर्मी की। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में जहां गर्मी अभी भी कहर बरपा रही है, पूर्वी राज्य ओडिशा और दक्षिणी राज्य तेलंगाना और केरल में गर्मी और लू से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून पूर्व बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में मानसून पूर्व बारिश होने का अनुमान जताया है। थार के रेगिस्तान में 52 डिग्री तापमान के बीच बीएसएफ जवान मुस्तैदी से सीमा की सुरक्षा में लगे हैं। आसमान से बरसती आग और भट्ठी सी तपती रेत, लेकिन जवानों की ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं आया। झुलसाने वाली गर्मी के बीच बारी बारी से सीमा पर जवानों की गश्त जारी रहती है। जहाँ जवान ड्यूटी करते हैं, जो वास्तविक सीमा है, जहाँ हमारा फेंस लगा है, वहाँ ये टेम्परेचर जो है वो 52 डिग्री से ऊपर पहुँच चुका है। वहीं देश के ज्यादातर इलाकों में आम आदमी गर्मी से बेहाल है। पिछले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना और केरल में 51 लोगों की लू से मौत की खबर है। भीषण गर्मी से तेलंगाना में अब तक 219 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि हैदराबाद में बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिली है। वहीं पूर्वी राज्य ओडिशा में भी 11 और लोगों के मौत की खबर है। The situation is likely to continue as we are getting information from IMD. The state is in full preparedness to meet the situation. Now emphasis is being given to supply of water. पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश हो रही है। कल पश्चिम बंगाल के हल्दिया समेत झारखंड के कुछ इलाकों में तेज बारिश से लोगों को राहत मिली। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया। तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद समेत कुछ इलाकों में बादल छाए रहे। दोबारा से जो सर्दी वाला जो माहौल शिमला और जो पहाड़ी इलाकों में वो रहेगा अगले 2-3 दिन। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि कितना जल्दी बारिश हो जाए, इस तपिश से बचत हो। तो भगवान ने लगता है इस धर्म पुण्य के कार्य को सुना और आज बादल चारों ओर छा गए। इस बीच दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 11 मई से घोषित कर दी हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत ज्यादातर इलाकों में मानसून पूर्व बारिश होने का अनुमान जताया है। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बुंदेलखंड के भयावह सूखे का असर इलाके में होने वाली पान की खेती पर भी पड़ा है। भयंकर सूखे की वजह से दुनिया भर में मशहूर महोबा का देसावरी पान अब विलुप्त होने की कगार पर है। पान उगाने के काम को सरकार खेती नहीं मानती है, तो बदहाल पान किसानों को न ही सरकारी मदद मिल रही है और न ही सूखा राहत। इसके चलते पान किसानों की दुश्वारियां रोज बरोज बढ़ रही हैं। बुंदेलखंड का महोबा पान की खेती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के बड़े बड़े तालाबों के किनारे सदियों से पान की खेती होती रही है। महोबा का देसावरी अपने अलग स्वाद की वजह से पान खाने वालों के बीच खासा लोकप्रिय है, लेकिन पान और पानी का खास रिश्ता है। सूखे के चलते तालाबों में पानी नहीं है, सो पान की खेती भी नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि पानी नहीं गिरा, और पानी के साथ साथ हमारे बगल में एक बारी गांव पड़ता है, तो वहाँ पे काफ़ी बरेजे पानी के सूखा की से ख़त्म हो गए। महोबा ज़िले में करीब 800 परिवार पान की खेती से जुड़े थे। यहाँ के पान की पाकिस्तान के अलावा अरब देशों में खासी मांग है, लेकिन जल संकट के चलते पान उगाने की लागत बढ़ती जा रही है। लगातार घाटे से परेशान लोग अब पान की खेती से मुंह मोड़ने लगे हैं। 1980 से NBRI का यहाँ पर एक सेंटर कार्यरत हुआ, जिस मेरी देखभाल में हुआ, तो उस समय जो है पान का धीरे धीरे क्षेत्रफल 500 एकड़ तक पहुँच गया था। और फिर निरंतर यहाँ से सेंटर को जो है बंद कर दिया गया 2003 में, और यहाँ पर पान किसानों को जो है जो सुविधा मिल रही थी वो मिलना कम हुई। परेशानियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन पान किसानों को कहीं से मदद की आस नहीं। पान उगाने के काम को खेती का दर्जा नहीं दिया गया है। इस वजह से पान किसानों को न तो कर्ज मिलता है और न ही सूखा राहत। यहाँ तो किसानों की ये स्थिति है कि कुछ मिल ही जाता है, लेकिन पान किसानों को कुछ नहीं मिलता। अभी तक कोई सहायता नहीं मिलती, पान किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पान किसान बुरी तरह पानी से परेशान है। कई सालों से पान की खेती बेहाल है और किसान बदहाल। सरकारों की अनदेखी के चलते पान किसानों के सामने पलायन के सिवा कोई रास्ता नहीं। पान की खेती के लिए दिन भर में 3 बार पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन लगातार कम हो रहे पानी ने यहाँ किसानों को
काफ़ी परेशान हाल कर दिया है। कैमरामैन जुनैद के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, महोबा। देश के 11 राज्यों में सूखे का संकट लगातार गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। औरंगाबाद के कुछ गांवों में तो पूरा परिवार ही पानी के इंतजाम में लग गया है, जिसकी वजह से स्कूल जाने की जगह बच्चे अब पानी भर रहे हैं। सर पर मटकी, चेहरे पर उदासी। औरंगाबाद के लेनापुर गांव में बच्चे अब स्कूल में पढ़ने की जगह पानी भरते नजर आते हैं। पारा 40 के पार और उस पर पथरीला रास्ता। ऐसे में भी इन बच्चों को आराम नसीब नहीं। इन्हें पता है कि देर होने पर दिन भर प्यासे रहना पड़ेगा। यही हाल बड़ों का भी है। बड़े भी पानी के लिए रोजाना नदी की तलहटी में गड्ढे खोदकर बूंद बूंद पानी जमा करते हैं। दिन भर में एक हांडे में एक गिलास करके 2-2 घंटे 3-3 घंटे में एक हांडा भरता। और एक घर के लिए अगर 5 हांडे की ज़रूरत है तो वो घर के 2 आदमी इस पानी के लिए ही यहाँ दिन भर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। सूखे की मार से महाराष्ट्र बेहाल है तो कर्नाटक में पानी का संकट कुछ कम परेशानियां नहीं खड़ी कर रहा। भीमा नदी और दूसरे जल स्रोतों के सूखने के बाद प्रशासन के टैंकर ही राहत दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए झुलसा देने वाली गर्मी में खड़े रहना ही तकलीफ भरा है। बच्चा का देखना, पानी का देखना, एक घड़ा पानी मिले मजबूरी है। 12 बज रहे, 11 बजे पानी छोड़ती, एक टैंकर पानी नहीं बस रहा है। सब लोग को क्या बोला। Water supply is going on. We have been responding. We have helplines in each taluk. Every day we monitor our taluk level helpline complaints. I keep getting complaints at my level also. 2 साल से बारिश न होने से लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। कर्नाटक के करीब 10,000 लोग सूखे से पीड़ित हैं। ऐसे हालात में लोग अपना घर बार छोड़कर जाने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। Declare drought as a national emergency immediately. Secondly, assess and analyze the effect of drought on children and ensure that no child in the drought affected areas is forced into child labor, bonded labor, child marriage, or is trafficked or compelled to leave school. धार्मिक असहिष्णुता बढ़ने से जुड़ी अमेरिकी रिपोर्ट को भारत ने खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आयोग को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर रिपोर्ट देने का कोई हक नहीं है। मंत्रालय के मुताबिक रिपोर्ट से साबित हो गया कि अमेरिकी आयोग को भारत के संविधान और समाज की समझ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में भारत में धार्मिक आज़ादी के उल्लंघन के मामले बढ़े हैं और इसके लिए हिंदू राष्ट्रवादी संगठन जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट में सरकार से उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है जो नफरत फैलाते हैं। F-16 लड़ाकू विमानों की डील में अमेरिका से फंड नहीं मिलने पर पाकिस्तान ने दूसरे देश से विमान खरीदने की बात कही है। ये बयान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने दिया है। सौदे के लिए हुए समझौते के मुताबिक $700 मिलियन की डील में पाकिस्तान को विमानों के लिए अपने राष्ट्रीय कोष से $270 मिलियन का भुगतान करना था और बाकी की रकम अमेरिका को अपने सैनिक फंड से देनी थी। लेकिन अमेरिकी सांसदों के विरोध के चलते अमेरिकी सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा। भारत ने भी इस सौदे का पुरजोर विरोध किया था। F-16 की फाइनेंसिंग का ताल्लुक है, उसमें हम देखेंगे जो सप्लायर्स हैं उनके साथ मिलकर के अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग क्या हो सकते हैं। तो वो अगर कोई ऐसा इंतजाम हो गया तो हम खरीद लेंगे, वरना जाहिर है कि और फिर कहीं और से जहाज देखना पड़ेंगे। अमेरिका ने कहा है कि उत्तरी इराक में उसका एक सैनिक मारा गया है। रक्षा मंत्री एश कार्टर ने मंगलवार को बताया कि एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी लड़ाई के दौरान मारा गया है। हालांकि उन्होंने इससे ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस बीच आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने सोमवार को काज़मिया समेत इराक के कई स्थानों पर हुए बम धमाकों की जिम्मेदारी ली है। इधर धमाकों के बावजूद काज़मिया में शिया इमाम मूसा काजिम की पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को हजारों लोग इकट्ठा हुए। I'm getting some reports now that an American service member has been killed in Iraq.
in the neighborhood of Erbil. And again, these are preliminary reports. I don't know much more than that, but I believe that much is true. सीरिया में विद्रोहियों के रॉकेट हमले में 19 लोगों के मारे जाने की खबर है। विद्रोहियों ने मंगलवार को एलेपो शहर के सरकारी कब्जे वाले इलाकों पर रॉकेट से हमला किया। इस हमले में 19 नागरिक मारे गए। इस बीच सरकारी सेनाओं ने विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले जारी रखे। इधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने युद्ध विराम पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के दूत स्टीफन द मिस्तूरा से मुलाकात की। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा है कि सीरिया में युद्ध विराम लागू करने की कोशिशें जारी हैं। मंगलवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सदाबहार अभिनेता मनोज कुमार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। अमिताभ बच्चन को फिल्म पीकू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कंगना रनौत को तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इससे पहले उन्हें फिल्म क्वीन ऑफ फैशन के लिए भी पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा संजय लीला बंसाली को बाजीराव मस्तानी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और SS राजामौली की बाहुबली को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। विजय माल्या का इस्तीफा राज्यसभा सभापति ने किया अस्वीकार। नियम 213 के तहत त्यागपत्र प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं। आचार समिति आज सदन में पेश करेगी रिपोर्ट। ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले पर राज्यसभा में आज अल्पकालिक चर्चा। रक्षा मंत्री सौदे के बारे में देंगे जानकारी। पार्टी की रणनीति पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की बैठक। डीजल टैक्सी को चरणबद्ध तरीके से हटाएगी दिल्ली सरकार। योजना पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का दिया वक्त। गुरुवार को होगी सुनवाई। जैसलमेर में पारा 52 के पार। लू से तेलंगाना और केरल में 51 की मौत। पश्चिम बंगाल शिमला में बारिश से राहत। सूखे से महोबा में पान की खेती पर संकट। और अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज। विदेश मंत्रालय का बयान, अमेरिका भारत के संविधान समाज को सही तरीके से समझने में नाकाम। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।